Good morning and Assalamu alaikum. Today I am here again with the second lecture of Biology, Chapter 15, How Plants Exhibit Osmoregulation. Yesterday, in my previous lecture, मैंने osmoregulation की certain details जो है वो discuss की थी, लेकिन इतना ज़्यादा detail में नहीं किया था. Today I will discuss osmoregulation and how it occurs in plant in quite detail. First of all, let me discuss its introduction. Osmoregulation से अब आप familiar हैं कि it regulate water and salt concentrations inside the living body. यानी हमारी बॉडी के अंदर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो मेंटेन रखती है वो क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन क्योंकि होम्योस्टेसिस का एक बेसिक पार्ट है, इसलिए ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन रखता है. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कैसे मेंटेन रखता है? इन द लिविंग बॉडी सेल्स बेसिकली एनकाउंटर चेंजेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बाय एग्जिबिटिंग सर्टेन ऑस्मोटिक कंडीशंस. ऑस्मोटिक कंडीशंस जो है वो वेरी करती रहती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो वेरी करता है. और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस जो है या कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज, जिसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती है. इसकी फर्स्ट कंडीशन है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, second है hypertonic environment, and the third one is isotonic environment. I am going to describe these terms in detail. सबसे पहले हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो क्या है? हाइपो का मतलब जो है आप इससे फेमिलियर होंगे, इट मींस लोअर कंसेंट्रेशन. हाइपो का वर्ड जहां भी आए उसका मतलब होता है कि लोअर कंसेंट्रेशन. अगर हम बात करें सोल्यूट कंसेंट्रेशन की, तो आउटसाइड द सेल जो है वो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है. मैंने यहाँ 2 एरोहेड्स यूज किए हैं. जो नीचे डाउनवर्ड को एरोहेड है इट शोज डेफिशिएंसी या डिक्रीज, और जो ऊपर को है इट शोज एक्सेसिव या फिर इंक्रीज. यानी जो नीचे को एरो है वो शो करेगा कि इसकी क्वांटिटी कम है, और जो ऊपर को है वो शो करेगा कि इसकी कंसेंट्रेशन या क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है. अगर हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, आउटसाइड द सेल जो है वो सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम है. अगर बाहर जो है वो सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम है, हेयर इज द डायग्राम. अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये सेल है. सेल के बाहर जो है वो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सेल से बाहर मूव करना शुरू कर देंगे. सारी बात है, यू आर वेल फेमिलियर कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. कोई भी चीज ज्यादा जरूरी नहीं है एक ही जगह पर दो चीजें इक्वल क्वांटिटी में एग्जिस्ट करें. अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी जो है वो वहां पर कम हो जाएगी, या फिर वो उसको कंपनसेट करने के लिए जो है वो अपना बैलेंस शो करेगी. सोल्यूट कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल जैसे ही कम होगी, सोल्यूट पार्टिकल्स बाहर मूव करना शुरू कर देंगे. जैसे ही सोल्यूट पार्टिकल्स बाहर जाएंगे तो वाटर जो है वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वाटर कंसेंट्रेशन बिकम्स मैक्सिमम इनसाइड द सेल. और जैसे ही वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, सेल बिकम्स टर्जिड ड्यू टू गेन ऑफ वाटर. सेल की ये जो स्वोलन कंडीशन है जिसमें वो बल्की हुआ होता है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं टर्जिड का. गेन ऑफ वाटर की वजह से इन हाइपोटोनिक कंडीशंस सेल हैज बिकम टर्जिड. नेक्स्ट इज द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में अगर आपको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो समझ में आ गया है, तो हाइपरटोनिक टोटली ही उसके ऑपोजिट है. उसके इसके अंदर जो है वो सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी आउटसाइड द सेल एज शोन इन द डायग्राम. जैसे ही सोल्यूट कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगी तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड द सेल. तो वाटर जो है वो सेल से बाहर जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सोल्यूट कंसेंट्रेट वाटर कंसेंट्रेशन जो है वो इनसाइड द सेल कम हो जाएगी. ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. जैसे ही सोल्यूट जो है वो सेल के बाहर ज्यादा हुआ, उसने अंदर आना शुरू कर दिया. जैसे ही सोल्यूट अंदर ज्यादा होना शुरू हुआ, वाटर ने अपनी मूवमेंट जो है वो बाहर को शो कर दी. वाटर की बाहर मूवमेंट होने की वजह से सेल विल श्रिंक ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर. सेल जो है वो किस कंडीशंस में आ गए? श्रिंक की कंडीशंस में. तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपोटोनिक कंडीशंस के अंदर जो है वो क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक फॉर्म में होते हैं. और इनके अंदर श्रिंक क्यों होता है? ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर. नाउ द थर्ड वन इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. आइसो का वर्ड जहां पे भी आए इट मींस सेम.
तो सेम का मतलब कि इसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो रिमेन सेम होगी इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर और बाहर अगर हम देखें तो इसमें सोल्यूट एंड वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होगी। इक्वल होने की वजह से अंदर भी पानी उतना ही होगा और बाहर भी उतना ही होगा। दैट्स व्हाई सेल रिमेन्स इन नॉर्मल स्टेट, जिसकी वजह से सेल की जो स्टेट है वो नॉर्मल होगी और नॉर्मल कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। नाउ हाउ प्लांट्स शोज ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये हमने डिफरेंट कंडीशंस तो पढ़ ली कि हाइपो में क्या होगा, हाइपर में क्या होगा और आइसो में क्या होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या रोल होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स आपको पता है कि हमारे अंदर हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो सीजनल चेंजेस आती रहती हैं। मतलब वाटर अवेलेबिलिटी हर जगह पर सेम नहीं होती, जिसकी वजह से प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में विद रिस्पेक्ट टू वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पर इसको 3 हैबिटेट्स में डिवाइड किया है, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का वर्ड जहां पे भी आए इट मीन्स वाटर, हम पानी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम हाइड्रोफाइट्स। और फाइट्स का वर्ड जहां पर भी आए वहां पर हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होंगे विच रिक्वायर एक्वेटिक एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। यानी हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये वो प्लांट्स होंगे जो पानी में रहते होंगे, इनको हर टाइम वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल होगा। देन सेकंड है मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब मॉडरेट यानी इंटरमीडिएट स्टेट का हम लेते हैं। फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, यानी सच प्लांट्स विच आर कैपेबल ऑफ लिविंग इन मॉडरेट एनवायरनमेंट। यानी वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो एक इक्विलिब्रियम पर इनको रिक्वायर्ड होगी, कभी ज्यादा होगी तो कभी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है जीरो फाइट्स। जीरो फाइट्स जो है, जीरो का मतलब ड्राई लैंड, यानी ड्राई जगहों पर, ड्राई प्लेसेस पर जितने भी प्लांट्स होंगे वो उनको हम कहेंगे जीरो फाइट्स। अब वन बाय वन आई विल डिस्कस दैट हाउ दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड। डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पढ़ ली कि एक्वेटिक है, मॉडरेट है और ड्राई एनवायरनमेंट पर होते हैं। नाउ हाउ दीज प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एट दैट प्लेस। सारी बात है, कोई भी प्लांट अगर किसी प्लेस पर रह रहा है तो उसके लिहाज से उसने अडेप्टेबिलिटी की होगी तो वो सर्वाइव कर रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू शो मैक्सिमम सर्वाइवल रेट। Now, one by one, I am going to describe the adaptations in hydrophytes. First of all, adaptations in hydrophytes क्या है? हाइड्रोकोफाइट्स मैंने आपको बताया था कि दीज आर दोज प्लांट्स विच हैव मैक्सिमम सप्लाई ऑफ वाटर। इनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो हर टाइम होती है। दैट्स व्हाई दे नीड नॉट टू यू कैन से स्टोर वाटर इनसाइड देयर सेल्स, जिसकी वजह से ये अपने सेल में से रिमूव करते हैं फ्लडिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। ये एक्सेसिव वाटर अपने सेल में से जो है वो बाहर मूव करते हैं। क्योंकि इनको वाटर हर टाइम अवेलेबल होता है, इसलिए ये फ्लड की फॉर्म में जो है वो वाटर को अपने सेल से बाहर निकाल देते हैं। अगर इनमें हम लीव्स के सरफेस एरिया की बात करें तो लीव्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लार्ज होता है। लार्ज क्यों होता है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। ट्रांसपायरेशन का रेट, यू आर वेल फेमिलियर विद ट्रांसपायरेशन। ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऊपर वाले हिस्से यानी लीव्स में से वाटर की रिमूवल होना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। नाउ सरफेस एरिया ऑफ लीव्स जो है वो लार्ज होता है ताकि ट्रांसपायरेशन ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो इसके अंदर हो सके। इन द डायग्राम यू कैन सी द वाटर लिली। वाटर लिली इसकी एग्जांपल में दिखाया गया है। आप इसका ये लीफ देख सकते हैं। इसकी लीफ का आपको कितना ज्यादा ब्रॉड एरिया दिखाया हुआ है। You can easily see और understand that why surface area of leaves are increased. इसलिए इंक्रीज होता है ताकि ये मैक्सिमम रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से कर सके इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा की। ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टोमेटा पॉइंट्स हैं एंड यू आर वेल फेमिलियर कि इनका क्या रोल होता है। इनकी ओपनिंग फेज से क्या होगा और इनकी क्लोजिंग से क्या होगा। ये एक्चुअली गेट्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो लीफ में से करवा रहे होते हैं। अब इनके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो आपके ख्याल में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो इसके अंदर होंगे? जारी बात है, अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ही वो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर जो है वो कर सकेगा। तो इसके अंदर एक्सटेंसिव स्टोमेटा होते हैं ऑन द अपर सरफेस, ऊपर की सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा होंगे ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो है वो इसके अंदर से हो सके और ये प्लांट हाइड्रोफाइट के अंदर जो है वो अपने आप को सपोर्ट कर सके।
इसकी एग्जांपल में वाटर लिली है और ब्रायोफाइलम है। यू कैन सी बोथ द प्लांट्स इन दिस पिक्चर्स। वाटर लिली भी है और उसके बाद ब्रायोफाइलम भी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडेप्टेशंस इन मीजोफाइट्स। अब मीजोफाइट्स हमने कहा था कि वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर यानी मॉडरेट एनवायरनमेंट पर जो है वो सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो इनके लिहाज से जो है वो कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो दे वेरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर अवेलेबिलिटी। इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो वेरी यानी चेंज करता है जितनी अवेलेबिलिटी इनमें वाटर की होती है। अगर वाटर सप्लाई ज़्यादा होगी, जाहिर बात है वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा होगा इनमें से। और अगर वाटर सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, कम हो जाती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और लॉस ऑफ वाटर भी जो है वो उस कंडीशन में कम होगा। यानी इनका सर्वाइवल रेट भी डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी पर। ज़्यादा है तो ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, और अगर वाटर सप्लाई कम है तो कम लॉस ऑफ वाटर होगा, तो ताकि वो अपने अंदर मैक्सिमम वाटर स्टोर कर सकें। Here is the example of mesophyites. ब्रासिका की एग्जाम्पल है, इसमें रोज प्लांट आ जाता है और योर फेवरेट फ्रूट मैंगो। मैंगो इसके अंदर जो है वो आता है mesophyites में। नाउ द लास्ट वन इज अडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। अब ड्राई लैंड पर सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा जो है वो स्फीयर कंडीशन है, क्योंकि आपको पता है वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट्स की एग्जांपल लें, हैबिटेट में अगर हम बात करें ड्राई लैंड की, डेजर्ट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर तो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इन्होंने अपनी ट्रांसपायरेशन का रेट इन प्लांट्स ने जो है वो क्या करना होता है, कम करना होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ लीव्स जो है वो स्मॉल होगा, थिक टू लिमिट लॉस ऑफ वाटर। इनकी जो लीव्स हैं वो स्मॉल होंगे और थिक होंगे टू लिमिट लॉस ऑफ वाटर। वेक्सी, थिक एंड लेदरी क्यूटिकल। क्यूटिकल की बाहर इनकी जो लाइनिंग है वो ज्यादा वेक्सी होगी और थिक होगी, ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर जो है वो इनकी सरफेस से हो सके। इनमें अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो ये अपर सरफेस पर होने की बजाय ये प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस पर। लोअर सरफेस पर इसलिए, और उसके अंदर भी डिप्रेशंस में, वो इसलिए कि डिप्रेशंस में ये मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करते हैं। अपर सरफेस पर होंगे तो सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, सनलाइट ज्यादा आने की वजह से इनमें ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इनके जो स्टोमेटा हैं वो लोअर सरफेस पर होते हैं। और इनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है कैक्टाई। कैक्टाई प्लांट्स हैं कैक्टस के, एज यू हैव सीन इन दिस डायग्राम। ये जो कैक्टस के प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने लीव्स शेड कर देते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन में। अब जब ये अपने इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन में लीव्स को शेड कर देंगे तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी, क्योंकि यू आर वेल फेमिलियर कि जो लीव्स हैं दे आर द बेसिक पार्ट ऑफ द प्लांट जिसके अंदर इनकी फूड प्रिपेयर हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जब लीव्स ही नहीं रहेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे। लीव्स जब नहीं रहेंगे तो उस टाइम पर इनकी स्टेम जो है वो एक्ट करती है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर। ये वाला पॉइंट बोर्ड रेफरेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो कैक्टाई हैं वो अपने शेड क्यों कर देते हैं लीव्स, और अगर वो शेड कर देते हैं तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन कर रहा होता है। ये अक्सर एमसीक्यू में भी पूछा जाता है या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे पूछा जाता है। और ये आपको भूलेगा इसलिए नहीं बिकॉज कैक्टाई इज द मोस्ट फेवरेट प्लांट। ये आपका बहुत ज्यादा जो है वो यूज टू हो आप इससे, एंड यू हैव सीन दिस प्लांट मेनी टाइम्स इन अ कार्टून। आप इसको कार्टून में बहुत दफा देखा है। कैन यू टेल मी इन कमेंट्स दैट विच कार्टून यू हैव सीन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, हेयर इज अ सर्टेन हिंट। इस हिंट से आप बता सकते हो कि किस कार्टून में आपने जो है ये प्लांट बहुत ज्यादा देखा है। नाउ सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस प्लांट्स। कैक्टस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि ये आपने किस कार्टून में देखा है। उसके बाद सेकंड है यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओपनशिया। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी प्लांट्स की कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का क्या रोल है, और प्लांट्स को किन किन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस जो है वो हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप का सर्वाइवल रेट शो किया है। नाउ सर्टेन पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये एक्चुअली जो है वो बोर्ड रेफरेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पे पूछा जा सकता है व्हाट आर सक्यूलेंट स्टेम्स। सक्यूलेंट स्टेम्स जो है वो क्या होती हैं, एंड व्हाई सम जीरोफाइट्स शेड देयर लीव्स इन ड्राइएस्ट कंडीशन। वो ड्राई कंडीशंस पर क्यों शेड कर देते हैं। इफ यू हैव लिसन माय लेसन प्रॉपरली, अगर आपने पिछला लेसन प्रॉपरली सुना है तो मैंने इनका आंसर ऑलरेडी जो है वो पीछे दे दिया है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर answers specifically in comments,
And if you have any problem in this video, you can ask me anything in the comments. Thank you.